नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारे और बेचने वाले के अधिकार क्या होते हैं? ये सारे नियम 1930 के माल विक्रय अधिनियम में लिखे हैं, जो भारत में बिजनेस की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी कानून है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये कानून बना ही क्यों। फिर कुछ खास शब्दों का मतलब समझेंगे जो हर लेन देन की बुनियाद हैं। माल किसे कहते हैं, इस दिलचस्प पहेली को भी सुलझाएंगे। और ये भी देखेंगे कि किसी चीज की ओनरशिप कैसे साबित होती है। और आखिर में विक्रय और विक्रय के करार के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की, कि इस इतने जरूरी कानून की शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्यों। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं बना। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक हिस्सा हुआ करता था। फिर जैसे जैसे भारत में व्यापार बढ़ता गया, एक अलग कानून की जरूरत महसूस हुई, तो इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट से प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया। और ये पूरा कानून बहुत ही सटीक ढंग से बनाया गया है। सिर्फ 7 चैप्टर और 66 सेक्शन में हर पहलू को साफ साफ कवर किया गया है। चलिए अब जरा इसके लीगल जार्गन में उतरते हैं। ये वो शब्द हैं जो तय करते हैं कि किसी भी खरीद बिक्री का कानूनी मतलब आखिर है क्या। मतलब डेफिनेशन एकदम सिंपल है। इसमें वो इंसान भी शामिल है जो तुरंत कुछ खरीद रहा है, और वो भी जो भविष्य में खरीदने का वादा कर रहा है। जैसे अगर कोई दुकान पर जाकर फोन खरीदता है तो वो क्रेता है, और अगर कोई फोन ऑनलाइन बुक करता है जो बाद में डिलीवर होगा तो वो भी क्रेता ही कहलाएगा। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्वैच्छिक, यानी वॉलंटरी। इसका मतलब है सामान अपनी मर्जी से दिया जाना चाहिए। अगर कोई किसी से जबरदस्ती कुछ छीन ले तो कानून की नजर में वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। और डिलीवरी का मतलब सिर्फ हाथ में सामान थमा देना नहीं होता। ये 3 तरह की हो सकती है। एक है एक्चुअल डिलीवरी, जब सामान सीधे हाथ में दिया जाए। दूसरी है सिंबॉलिक, जैसे कार बेचने पर उसकी चाबी देना। और तीसरी है कंस्ट्रक्टिव, जब सामान खरीदार की तरफ से कोई और ले ले, जैसे हमारा दोस्त हमारा पार्सल रिसीव कर ले। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, और वो है ये समझना कि कानून की नज़र में माल या गुड्स आखिर होता क्या है। ये वो सवाल है जिसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और यकीन मानिए, इस आसान से ब्रेकडाउन के बाद गुड्स की परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो नियम बड़ा सीधा है। हर वो चीज जो मूव कर सकती है, यानी चल संपत्ति, वो माल है। लेकिन ध्यान रहे, जमीन या बिल्डिंग जैसी अचल संपत्ति इसमें नहीं आती। और मजे की बात यह है कि खेतों में उग रही फसलें माल हैं, लेकिन किसी से लिया जाने वाला कर्ज माल नहीं है। इसी तरह जो पैसा हम लेन देन में इस्तेमाल करते हैं वो भी माल नहीं माना जाता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस पैसे से हम कॉफी खरीदते हैं वो माल नहीं है, वो तो करेंसी है। लेकिन अगर हम किसी कलेक्टर से कोई दुर्लभ पुराना सिक्का खरीदते हैं तो वो सिक्का माल माना जाएगा। तो सवाल ये है कि बिजनेस में ये कैसे साबित होगा कि सामान किसका है? इसका जवाब है हक संबंधी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। कानून कुछ खास कागजों को मालिकाना हक का सबूत मानता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सामान को बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर की जा सकती है। इससे बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं बिल ऑफ लेडिंग, जो जहाज के माल के लिए होता है, या फिर रेलवे रसीद, जो ट्रेन से भेजे गए सामान के लिए होती है। जिसके पास ये रसीद होती है, माल उसी का माना जाता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी अंतर पर, विक्रय और विक्रय का करार। सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर कानून में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। विक्रय या सेल का मतलब है ओनरशिप तुरंत उसी वक्त ट्रांसफर हो गई, जबकि विक्रय का करार या अग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक वादा है कि ओनरशिप बाद में किसी तारीख को या कोई शर्त पूरी होने पर ट्रांसफर होगी, जैसे कि पूरा पेमेंट मिलने के बाद। जरा सोचिए, जब ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया जाता है तो क्या वो बाय बटन पर क्लिक करते ही विक्रय बन जाता है? ये सवाल 1930 के इस कानून को सीधा हमारी आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ता है, और ये दिखाता है कि ये आज भी कितना रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर व्यापार के बुनियादी नियम वही रहते हैं।